सी हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। कंपनी अपना बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह कैसे बनाती है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन आज करेंगे। ओके, तो आप यहां से देखो, स्क्रीन देखते रहना, मैं बोलता जा रहा हूं। मैंने पहला लाइन लिख करके दिया कि कंपनी को अपने फिनांस, बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मेट का है, शेड्यूल 3 बोल करके एक शेड्यूल है, आपने नाम सुना होगा। तो देखो मैं पढ़ाता हूं आपको कि कंपनी को जो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट बनाने हैं। शेड्यूल 3 में दो और डिवीजन है, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 2 इंड एस वाली जो कंपनियां होती है उनके लिए एप्लीकेबल है, और डिवीजन 3 जो एनबीएफसीज है उनके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग जो नॉर्मल प्लेन कंपनियों का जो एएस फॉलो करती हैं उन कंपनियों का जो बैलेंस शीट पी&एल बनाओगे वो शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से बनाओगे। अब कंपनीज को न सिर्फ शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉलो करना है बल्कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना है। तो अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी से ये रिक्वायर करता है कि भाई आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं जो शेड्यूल 3 में नहीं कवर किया गया है, या शेड्यूल 3 में जितना कवर किया गया है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देना है, ऐसा अगर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिमांड करता है तो शेड्यूल 3 खुद ये बोलता है कि कंपनी को वो फर्निश करना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आराम से जो शेड्यूल 3 में बोला है वो भी दे दो और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला हुआ है वो भी दे दो। और चिंता मत करो, किसी जगह कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सिर्फ एडिशनल डिस्क्लोजर्स अगर एएस मांगता है तो वो देना है, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और ये भी क्लियर है कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन कभी किसी को मिल भी जाए, मिलेगा नहीं पर अगर मिल भी जाए तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है वो कर दो, शेड्यूल 3 सुइटेबली मॉडिफाइड या अमेंडेड हो जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं कि शेड्यूल 3 हमें बोलता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, टी शेप में नहीं बनाना। वर्टिकल फॉर्म में जो बनाएंगे वो हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं आपको फॉर्मेट थोड़ी देर के बाद बना करके दिखलाता हूं। वर्टिकल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसको आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलोगे, और एसेट साइड को एसेट्स बोलोगे। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है उसके अंदर 4 सब आइटम होंगे, या आप बोलो 4 आइटम होंगे। पहला का नाम होगा शेयर होल्डर्स फंड, फिर होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, और फिर करेंट लायबिलिटीज। मतलब आप ये देखो कि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इस तरह का बैलेंस शीट है, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आपने बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 लिख दिया। यहाँ पे आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब फुल फॉर्म में इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया। यहाँ पे वो 4 आइटम आपने लिख दी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड देन करेंट लायबिलिटीज। ओके, अब ये हम लोग इनको बोलते हैं, ये जो 4 आइटम हम इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखते हैं इनको हम बोलते हैं हेडिंग। ये हेडिंग है, इनके अंदर में सब हेडिंग आएगा। जैसे शेयर होल्डर फंड है ना, उसके अंदर में 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। ये तीनों नाम यहां लिखने हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, शेयर वारंट, और उनका अमाउंट यहां इनर कॉलम में लिखना है। टोटल को निकाल के बाहर कर दिए तो वो शेयर होल्डर्स फंड हो गया। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब आइटम नहीं है तो सीधे बाहर चला गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सब हम आपको बाद में दिखाएंगे, समझाएंगे, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। तो इन चारों को इनर कॉलम में लिख दिए, टोटल को बाहर निकाल दिए। करंट लायबिलिटी में वैसे ही 4 आइटम आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चारों को इनर कॉलम में अमाउंट लिख के आइटम बाहर निकाल दिए। अब आप टोटल अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे ना बेटा, बैलेंस शीट के इनर कॉलम में यहां 3, शेयर होल्डर्स फंड में 3, नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 और करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम है। लेकिन आप अगर बैलेंस शीट के आउटर कॉलम देखोगे ना तो टोटली 4 आइटम है। 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, 1 इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट,
वन इज नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड वन इज करेंट लाइबिलिटी। जब आप इनका टोटल कर दोगे ना तो वो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। फिर वैसे ही आपको फिर असेट साइड बनाना है, तो जब आप असेट साइड बनाओगे आप यहाँ पे असेट्स लिखोगे। सबसे पहले आप नॉन करेंट असेट लिखोगे। नॉन करेंट असेट में 6 आइटम है, मैं बाद में बताऊंगा। सॉरी, नॉन करेंट असेट में 5 आइटम है। 5 आइटम का नाम, उनका अमाउंट लिख दिए, फिर एक अमाउंट बाहर निकाल दिए। वैसे ही करेंट असेट में 6 आइटम है, उन 6 आइटम का नाम यहाँ लिख दिए और उन 6 आइटम का अमाउंट इनर कॉलम में लिख दिए, फिर एक अमाउंट बाहर निकाल दिए। फिर यहाँ असेट साइड को आपने टोटल कर दिया। तो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बच्चों कुछ इस तरह का रहने वाला है। असेट साइड के आउटर कॉलम में टोटल 2 अमाउंट आएगा, 1 फॉर नॉन करेंट असेट एंड 1 फॉर करेंट असेट। और लाइबिलिटी साइड में टोटल 4 अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। जब हम लोग सारा डिस्कशन कर लेंगे तो उसके बाद जब सम्स बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट वहां पे दिखलाई देगा। ओके, ऐसे भी ये वाला फॉर्मेट आपने पहले लेवल पे 11th 12th वगैरह में भी देखा होगा। सो हम लोग आज इस फॉर्मेट के बारे में और शेड्यूल 3 में कंपनी बैलेंस शीट के बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और स्पेशल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए जो स्पेशल चीज़ों का कुछ रूल आपको समझना पड़ेगा, कुछ स्पेशल अकाउंटिंग जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट समझने पड़ेंगे, वो भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं अपना पैराग्राफ 3 का डिस्कशन को कंप्लीट करता हूं कि लाइबिलिटी साइड का नाम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगा, जिसके अंदर 4 आइटम आएंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। मैं पेज चेंज करता हूं। अब मैंने लिखा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कि भाई शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है। तो मान लो हमने शेयर होल्डर को, मान लो मेरे को 100 करोड़ रुपए का शेयर इशू करना है। अब मैंने इशू कर दिया, उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए, तो मैं उनको अलॉट करूंगा। अब मान लो बीच में ईयर एंड आ गया और मेरे को बैलेंस शीट बनानी है, तो वो जो 100 करोड़ रुपया शेयर एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया, मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख चुका हूं, लेकिन शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अभी अलॉट नहीं किया। तो शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको हमको शेयर होल्डर्स फंड के नीचे एक आइटम का जगह बना करके लिखना है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, आओ वो सुनाते हैं कि अगर मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 400 करोड़ रुपया, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और मेरे को 300 करोड़ रुपया ही अलॉट करना है, माने मैंने बोला था कि 300 करोड़ रुपया का शेयर में इशू करूंगा, पब्लिक ने 400 करोड़ सब्सक्राइब कर दिया, तो मेरे को 100 करोड़ रुपया रिफंड करना पड़ेगा। तो मेरे को तो 400 करोड़ रुपया मिल गया, तो इसमें से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो है वो 300 ही है, और ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड है, ये अदर करेंट लाइबिलिटी में, जो अदर करेंट लाइबिलिटी डिस्कस किए थे ना, आज भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहां पे मुझे डिस्क्लोज या वहां पे मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बाई चांस इस तरह का अगर डिटेल आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो ध्यान देना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का अमाउंट अलग होगा और शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड को अदर करेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला डिस्कशन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम है। सीए फाइनल में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड नहीं, इक्विटी ही बोलते हैं। इंटर में बैलेंस शीट की हेडिंग का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी और इक्विटी का नाम है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो इक्विटी के अंदर 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस तो कई बार बात हो गया है। शेयर वारंट किसको बोलते हैं कि कंपनी ने पब्लिक से कुछ पैसे तो ले लिए, मान लो 100 करोड़ रुपया, और उनको बोला कि भाई तुम लोग अभी वारंट ले लो और ये वारंट 2 साल तक वारंट रहेगा, उसके बाद आप अपना इक्विटी एक्सरसाइज कर सकते हो, हम आपको इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे। तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, हमने आपको वारंट इशू कर दिया। तो वारंट इज नथिंग बट ए डेफर्ड इक्विटी इशू, एक इक्विटी इशू जिसको मैंने डेफर कर दिया, पैसे तुमसे आज ही ले लिए। तो ये जो 100 करोड़ रुपया है मेरे को बाद में इक्विटी कैपिटल और प्रीमियम में डालना ही पड़ेगा। तो अभी ये शेयर वारंट है और बाकी शेयर वारंट का फुल डिटेल लॉ के टीचर आप लोगों को बताएंगे कि कंपनियां शेयर वारंट इशू करती है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत रहती है, बाद में वो शेयर कैपिटल बन जाता है जब वो लोग शेयर होल्डर लोग उस वारंट को एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए उनको वक्त मिलता है। तो ये ऑल दी स्टोरीज आप लोग लॉ में पढ़ोगे। बस मेरा डिस्कशन यही है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और सबसे ऊपर जब मैं शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे
मैं लिखूंगा तो मुझे उसके अंदर ये 3 सब आइटम लिखना है। माने मेरा हेडिंग का नाम हो गया शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर जो 3 आइटम ABC करके लिखेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट। तो मान लो शेयर कैपिटल 100 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 700 करोड़ का और शेयर वारंट 60 करोड़ का। तो ये ऐसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इन तीनों का जो टोटल होगा 860 करोड़, वो 860 करोड़ ऐसे करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। मतलब जब हम शेयर होल्डर्स फंड बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। पैराग्राफ 6 में मैंने असेट्स और जिसका बाइफर्केशन नॉन करेंट असेट करेंट असेट का है वो डिस्कस किया है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर शेड्यूल 3 को देखा है और फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था, आप अगर उसको देखे होंगे तो असेट्स हो या लायबिलिटीज हो, नॉन करेंट और करेंट में उसका डिवीजन हुआ है। मतलब ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनीज आर टू बी बाइफर्केटेड इनटू 2। Either you have to be a non-current asset or you are a current asset. Similarly, जितनी भी liabilities, I'm not talking about equity और share application money pending allotment, लेकिन जितनी भी liabilities हैं उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। तो उसमें शेड्यूल 3 का रूल क्या है, मैं आपको वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं असेट साइड से स्टार्ट करता हूं कि असेट्स में 2 तरह की असेट होंगी। एक का नाम है करेंट असेट और दूसरे का नाम है नॉन करेंट असेट। करेंट असेट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नॉन करेंट असेट नहीं पढ़ाएंगे। एनी असेट विच इज नॉट ए करेंट असेट विल बी ए नॉन करेंट असेट। ठीक है, वैसे नॉन करेंट असेट का जब नाम आपको एक एक ठो बताएंगे ना तो आपको आइडिया और क्लियर होता जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ करेंट असेट। इंस्टीट्यूट ने बोला, शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट ने भी बोला कि भाई करेंट असेट कोई भी असेट है जो इन 4 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगा। एन असेट इज टू बी कॉल्ड ए करेंट असेट इफ इट फुलफिल्स एनी ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया है इफ दैट असेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, खरीद बिक्री करने के लिए अगर मैंने उस असेट को रखा है। एक है इफ इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का डिस्कशन मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर दिया, अभी मैं अलग से डिस्कशन नहीं करूंगा। तो बोलते हैं करेंट असेट का 4 क्राइटेरिया है। इफ एन असेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इट्स ए करेंट असेट, इफ एन असेट इज ए कैश और कैश इक्विवेलेंट इट्स ए करेंट असेट, इफ एन असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, डेटर्स के बारे में बोल रहा है, और इट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स के बारे में बोल रहा है, और इट इज इंटेंडेड टू बी कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल के बारे में बोल रहा है, विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, तो उसको करेंट असेट बोलेंगे। मतलब डेटर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, स्टॉक एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। तो ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं, एफएम का टीचर आपको पढ़ाता होगा। जिस दिन मैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगाता हूं और जिस दिन मेरे को डेटर पैसा देता है, उसके बीच में जितना गैप होता है, फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, 3 महीना स्टोर्स में रखता हूं, फिर उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए मशीन में डालता हूं, 5 महीना लगता है, 3 और 5 8 महीना। फिर उस फिनिश गुड्स को मैं स्टोर्स में लेकर के जाता हूं, मैंने दुकान में लेके जाता हूं बेचने के लिए, 6 महीना लगता है। तो 3 महीना रॉ मटेरियल मेरे स्टोर्स में रहा, 5 महीना मुझको मैन्युफैक्चरिंग करने में लगी, 4 महीना मेरे को माल बेचने में लगा, फिर माल जब बेचा तो डेटर से कलेक्शन आने में 7 महीना लगता है। मान लो ये ऑन एन एवरेज मेरे यहाँ पे होता है। तो इन चारों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 5 and 3, 8 and 4, 12 and 7, 19 मंथ, तो 19 मंथ इज माई ऑपरेटिंग साइकिल। ये किसी का 4 साल, 5 साल, 3 साल भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 12 महीना हो। तो अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल से 4 साल का है, तो मैं अगर किसी डेटर को उधार देता हूं, एक स्पेशल डेटर है राजेश नाम का, और उसको बोलता हूं तुम मेरे को 3.5 साल के बाद पैसा दे देना, तो वो करेंट असेट है। प्लीज वो जो 12 महीना का क्लॉज है वो इस केस में यूज नहीं होगा, ऑपरेटिंग साइकिल वाली असेट के केस में यूज नहीं होगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 4 महीना का है तो डेटर, स्टॉक,
क्रेडिटर वगैरह के केसेस में मेरे को ऑपरेटिंग साइकिल ही देखनी पड़ेगी। ओके, और लास्ट क्राइटेरिया है इफ एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। माइंड इट, यहां पे सोल्ड कंज्यूम्ड वर्ड नहीं है। देखो इस पैराग्राफ में इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, तो अदर देन गुड्स का डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर, इनको अगर छोड़ देते हो तो बाकी कोई भी तरह का असेट इफ इट इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ, 12 मंथ का क्राइटेरिया यहां पे आएगा। और ये जो 12 मंथ का क्राइटेरिया जब भी आता है फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड या फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आता है। तो जैसे मान लो मैंने किसी को ना अपना एक प्लांट बेच दिया, या मान लो किसी को अपना मशीन बेच दिया, और उसको मशीन बेचा मान लो मैंने 40 लाख रुपया में, ठीक है। अब उसको मैंने बोला कि भाई तू मेरे को 13 महीना के बाद पैसा दे देना, 13 महीना के बाद। अब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल, जो मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है वो 4 साल का ही है, लेकिन मैं उसको बोला तुम 13 महीना के बाद पैसा दे देना, तो 13 महीना इज वेल विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल। बट क्योंकि मैंने मशीन बेचा है, ऑपरेटिंग साइकिल विल बिकम इरेलेवेंट, मेरे को 12 महीना के हिसाब से देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने बोला कि 12 महीना से ज्यादा, मैंने 1 महीना 13 महीना बोला है, तो फ्रॉम द ईयर एंड अगर वो 13 महीना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर अगर वो 13 महीना है, 12 महीना से ज्यादा है, तो मैं उसको नॉन करेंट असेट बोलूंगा। एंड इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स, तो वो करेंट असेट होगा। तो इसको इस तरह से याद रखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर क्राइटेरिया, मैं एक बार मिटाता हूं थोड़ा सा इसको। कई लोग बोलते हैं सर क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 तो सिंपल है, 1 एंड 2 में कंफ्यूजन है। 1 बोलता है ऑपरेटिंग साइकिल, 2 बोलता है 12 मंथ। तो ऑपरेटिंग साइकिल विल बी यूज्ड फॉर डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक एटसेट्रा, जो ऑपरेटिंग वाली एसेट है। एंड 12 महीना विल बी यूज्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ असेट्स। आगे नॉन करेंट असेट का डेफिनेशन है, एनी असेट विच इज नॉट ए करेंट असेट इज ए नॉन करेंट असेट। नाउ 2-3 तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए, अगर क्वेश्चन पेपर में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया, 12 महीना ले लेना। अगर आपके पास 2 बिजनेस है, 2 ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग है, तो किस बिजनेस का कौन सा असेट है, पहले असेट ऑफ बिजनेस ए और असेट ऑफ बिजनेस बी पता कर लेना। बिजनेस बी का जितना ऑपरेटिंग साइकिल है उसके असेट के हिसाब से, माने उनके असेट को उसकी साइकिल के हिसाब से नॉन करेंट करेंट कर देना, और बिजनेस ए का जो असेट है उसको बिजनेस ए वाली साइकिल के हिसाब से नॉन करेंट और करेंट कर देना। अब आया नेक्स्ट पैराग्राफ, करेंट लायबिलिटीज या लायबिलिटीज का डिस्कशन क्या है। तो मैंने आपको बोला कि लायबिलिटीज आर ऑल्सो सेग्रीगेटेड इनटू 2 टाइप्स, करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो जो करेंट असेट के 4 क्राइटेरिया थे ना, करेंट लायबिलिटी के भी वैसे ही 4 क्राइटेरिया हैं। सिर्फ जो पॉइंट नंबर डी था ना, इधर देखो, हाँ मैं पीछे जाना पड़ेगा मुझे। ये जो करेंट असेट का 4 क्राइटेरिया है ना बेटा, 1 सेकेंड मुझे थोड़ा टाइम देना, हाँ 1 मिनट मुझे इसको बिठाने दो। गुड, ये जो करेंट असेट का 4 क्राइटेरिया है ना, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ्स, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये चारों क्राइटेरिया में ये जो पहला, दूसरा और तीसरा क्राइटेरिया है, ये करेंट लायबिलिटी में एज इट इज एप्लीकेबल है। तो मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो असेट में पढ़ाया वही लायबिलिटी में, बस रियलाइजेबल की जगह पेएबल, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज की जगह एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डी नंबर, क्योंकि इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो असेट के लिए ही एप्लीकेबल है, लायबिलिटी के लिए डी नंबर पैरा नहीं है। मैं लिखता हूं, देखो बोर्ड पे, A current liability is classified in the same manner as a current asset except point D, as the same is not relevant. In place of that point D, एक नया पॉइंट को देखो, आओ उसको डिस्कशन करते हैं। रेलेवेंट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, चलो आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन का पॉइंट नंबर डी कहता है 4 क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करो करंट लायबिलिटी बन जाओगे। 3 क्राइटेरिया सेम एज करंट असेट। 4th क्राइटेरिया आओ डिस्कस करते हैं। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, अगर कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है, डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, द लायबिलिटी विल बी कॉल्ड अ करंट लायबिलिटी। सर इंटरेस्टिंग लगा, समझ में नहीं आया, सुनो।
मान लो मैं आपसे पैसा लेकर के आया, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को एक बार 4 लाख रुपया दे, तुमने मुझे दे दिया। मैंने बोला कब लौटाना है, तुमने बोला सर जब मन करे तब लौटाइएगा, हम कभी भी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स I have, mind my word, I have an unconditional right to defer the settlement for at least 12 months from the end of the year. अच्छा 12 मंथ जब भी डिस्कशन में आएगा ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास अनकंडीशनल राइट है, क्योंकि तुम मांगोगे ही नहीं, मेरे पास डिसीजन लेना है कि मेरे को कब पेमेंट करना है। तो इफ आई हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो हम बोलेंगे इट्स ए नॉन करेंट लाइबिलिटी। बट अगर वो अनकंडीशनल राइट मेरे पास नहीं है, मान लो मैंने तुमसे पैसा मांगा, तुमने मुझे बोला जब मैं मांगूंगा तब देना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुम अगर कल मांगोगे तो मुझे कल देना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास आई डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर इट बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। तो इफ आई डोंट हैव द अनकंडीशनल राइट, द लाइबिलिटी विल बी ए करेंट लाइबिलिटी, एंड इफ आई हैव द अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, इट्स ए नॉन करेंट लाइबिलिटी। ओके, सिमिलरली नॉन करेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन है, ए लाइबिलिटी विच इज नॉट ए करेंट लाइबिलिटी विल बी कॉल्ड ए नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो अब ना मेरे बच्चों आपको यह समझ में आ गया कि भाई कोई भी लाइबिलिटी हो, नॉन करेंट और करेंट बनाने में वो 4 क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है, एनी ऑफ द 4 क्राइटेरिया। करेंट लाइबिलिटी का अपना 4 क्राइटेरिया है, करेंट असेट का अपना 4 क्राइटेरिया है, 4 में 3 सेम है। करेंट असेट का चौथा क्राइटेरिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंट लाइबिलिटी का चौथा क्राइटेरिया है डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। ओके, नाउ मान लो हमने नॉन करेंट और करेंट हर असेट और हर लाइबिलिटी को बना दिया। मेरे पास 12 असेट ऐसा है जो करेंट असेट है, 13 नॉन करेंट असेट है, 16 लाइबिलिटी है जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, 9 लाइबिलिटी है जो करेंट लाइबिलिटी है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आंसर इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालना है। तो सर कैसा फॉर्मेट है, जैसे आपने शेयर होल्डर फंड में देखा 3 आइटम को अंदर में लिखना है, उसको जोड़ के एक बाहर निकाल देना है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट। अब मैं आपको नॉन करेंट लाइबिलिटी के 4 आइटम का नाम सुनाता हूं। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपने हेडिंग लिख दिया नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसके अंदर 4 आइटम लिखना है आपको। देखो आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 आइटम इसी ऑर्डर में लिखना होगा, ABCD करके लिखना तो अच्छा रहेगा। अब प्रोविजंस किसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बात अभी हो गया, नॉन करेंट करेंट का डिस्कशन हो गया, बार बार नहीं करूंगा। अब ये आपको बैलेंस शीट का जब बनाएंगे तो ये 4 नाम नॉन करेंट लाइबिलिटी के नीचे लिख देना है। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे 3 नाम, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नीचे कोई नाम नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर 4 नाम। ये 4 नाम 4 अमाउंट, समझ तो गए हो गया, दोबारा बोलूं, 4 अमाउंट का टोटल, फिर एक अमाउंट आउटर कॉलम में। प्रोविजंस किसको कहते हैं, मैंने नोट्स में लिख करके दिया है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले पेज में आएगा। ऐसा लाइबिलिटी जिसका अमाउंट एस्टिमेट से निकलता है, ऐसा लाइबिलिटी जिसका अमाउंट श्योर शॉट नहीं पता कि 15 लाख ही देना है कि 16 लाख। अब क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आपको मालूम है 6 लाख का माल खरीद के लाए हो, 6 लाख चुकाना है। अब मान लो तुम्हारा लोन टेकन, आपको मालूम है 12 लाख का लोन है, 12 लाख चुकाना है, तो उसको प्रोविजंस नहीं बोलेंगे। लेकिन एम्प्लॉई, जैसे मान लो ग्रेचुइटी, अब ग्रेचुइटी का पेमेंट आपने सुना होगा लॉ में कि ग्रेचुइटी का पेमेंट डिपेंड करता है कि कंपनी के यहाँ कितना साल वो एम्प्लॉय काम किया और रिटायरमेंट वक्त उसकी कितनी सैलरी थी। तो ये दोनों ही अनसर्टेन है, भैया कितना साल बाद रिटायर करेगा हमको आज थोड़ी मालूम है, लेकिन प्रोविजन तो मुझे आज ही बनाना पड़ता है। और आप लोग ये प्रोविजन बनाने का तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे बाद में। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी को कहते हैं जिसका अमाउंट निकालने में हमें एस्टिमेट यूज करना पड़ता है। बाकी हर लाइबिलिटी को सिर्फ लाइबिलिटी ही बोला जाता है, प्रोविजन नहीं बोल सकते। अब आप इन लाइबिलिटीज के नाम को देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। आज भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, सुनना। ऐसा लाइबिलिटी जो इनकम टैक्स वालों ने बोला कि आज हमसे ज्यादा डिडक्शन ले लो, आज हमसे ज्यादा डिडक्शन ले लो, कल डिडक्शन हम नहीं देंगे, कल पेमेंट कर देना।
मतलब ए टैक्स लाइबिलिटी विच हैज बीन डेफर्ड टू बी पेड लेटर इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि एक असेट है, अगर आपने 100 करोड़ में, मान लो असेट का नाम है फायर सिलेंडर्स, तो आपने 100 लाख रुपया में या मान लो 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। अब आपने इनकम टैक्स वालों से पूछा तो इनकम टैक्स वालों ने बोला 100% डिप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर अलाउड। अकाउंट्स में आपने देखा कि इसकी लाइफ 5 साल की है, 20-20 रुपया करके आप डिप्रीसिएशन देंगे अगले 5 साल तक। अब क्योंकि इनकम टैक्स में आपको आज ही डिडक्शन मिल गया, तो आप लोग 100 रुपया के कम प्रॉफिट पे टैक्स देंगे, माने आपका टैक्स लाइबिलिटी विल बी कंप्यूटेड बाई डिडक्टिंग पूरा 100 रुपीज, नॉट ओनली 20 रुपीज। तो 80 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल गया, एक्स्ट्रा। तो आपको अभी डिडक्शन मिल गया, लेकिन फ्यूचर में आपको अगले साल जब आप P&L में डिप्रीसिएशन डालेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने आज इंजॉय किया, आज मजा लिया, कल आपको उसकी सजा मिलेगी। तो हम लोग एक वर्ड निकाले हैं, आज का मजा तो कल की सजा। खराब वर्ड्स में नहीं यूज करना। तो आज अगर आप मजा ले रहे हो टैक्स के बेनिफिट का, तो कल आपको टैक्स चुकाना होगा। दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर आज आपको सजा मिलता है, कल आपको मजा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। इसका पूरा अच्छा से डिस्कशन AS 22 में होता है। आज तो खाली नाम जानने से काम हो जाएगा। अब इस पे हम लोग ये बोलते हैं कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को नेट करके दिखाना पड़ता है। मतलब अगर आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 40 लाख का है और डेफर्ड टैक्स असेट 15 लाख का है, तो आपको नेट करके 25 लाख डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सिंगल अमाउंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसका अलग से कोई डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको यही समझना है कि जो भी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है लेकिन बोरोइंग नहीं है, डेफर्ड टैक्स नहीं है और प्रोविजंस में नहीं आएगा, वो सब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो अदर्स को समझने का यही तरीका है। जहां भी हम अदर्स लिखेंगे, मतलब समझ जाना कि कहीं भी तुम उसको अगर क्लासीफाई नहीं कर पाए तो अदर्स में लिख देना। सो ये बच्चों नॉन करेंट लाइबिलिटीज का बेसिक डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मैंने जो जो चीज वहां पे बोला, मैंने देखो यहां नोट्स में लिख के दिया कि ये प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज एसर्टेन्ड बाय यूजिंग एस्टिमेट्स ग्रेचुइटी। Deferred tax liability arises when there is a timing difference between accounting income and taxable income. आपने देखा होगा मेरा टैक्सेबल इनकम 100 से कम हो गया था, पर मेरा अकाउंट्स का इनकम 20 रुपया से ही कम हुआ था। तो टोटल दोनों के बीच में 80 रुपीज का डिफरेंस पैदा हो गया था। उस 80 रुपीज के डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। एज पर AS 22 वहीं पे सीखना, अभी नहीं सिखाऊंगा। उसको अगर आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, वो भी फ्यूचर टैक्स रेट। फ्यूचर टैक्स रेट फरवरी महीना में इंडिया बता देता है, निर्मला ताई बता देती है कि अगले साल क्या टैक्स रेट रहेगा। तो आपको तो ईयर एंड में टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप 80 रुपीज को फ्यूचर टैक्स रेट मान लो 30% से मल्टीप्लाई करना है, आपका 24 रुपीज का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। प्लीज बिलीव मी, ये सारा डिस्कशन AS 22 का है। आज सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं। आगे वो आज का मजा कल की सजा वाला पैराग्राफ मैंने लिखा है, देखो कि व्हाट इज ए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो एक्चुअली इट इज ए टैक्स लाइबिलिटी विच इज डेफर्ड टू बी पेड लेटर। सो इट इज बेसिकली आज डिडक्शन मिला, कल पेमेंट करना पड़ेगा। आज का मजा कल की सजा। आगे अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और असेट दोनों रहा ट्रायल बैलेंस में, तो आपको नेट करके एक सिंगल अमाउंट दिखाना है। और ब्रेकअप AS 22 में पढ़ाऊंगा भी, ब्रेकअप नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 40 है, डेफर्ड टैक्स असेट 15 है। नेट मैंने 25 बैलेंस शीट में दिखाया, तो क्या हुआ, ब्रेकअप नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। अब आइए करेंट लाइबिलिटी के 4 आइटम का नाम। करेंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर 4 आइटम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कहानी था वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देन ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब बोरोइंग्स वी ऑलरेडी नो, प्रोविजंस वी नो, अदर वी नो।
नाउ व्हाट इज ट्रेड पेएबल? डेफर्ड टैक्स की जगह ट्रेड पेएबल आ गया। तो किसको ट्रेड पेएबल बोलते हैं भाई? ये देखो ट्रेड पेएबल। ए ट्रेड पेएबल इज द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट। हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं बोलते क्या? उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। ध्यान रखना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये ट्रेड पेएबल नहीं है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं पैदा होते। तो सर पेएबल तो है, पैसा तो देना होगा, तो अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखाना है। अदर करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं बेटा, ट्रेड पेएबल के नीचे ही तो अदर करेंट लायबिलिटी आता है, उसमें इंक्लूड कर दो। तो सर ट्रेड पेएबल के अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेएबल डालेंगे, अदर करेंट लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब डाल देंगे और क्या। अब कुछ बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जब आप ट्रेड पेएबल, मान लो आपका पता चला आपको ट्रेड पेएबल 1200 करोड़ रुपया का है, तो ट्रेड पेएबल का ना बेटा शेड्यूल 3 ने बोला है एजिंग शेड्यूल देना होगा। एजिंग शेड्यूल माने कितने पुराने ट्रेड पेएबल हैं वो बताने पड़ेंगे। और एजिंग शेड्यूल इस तरह के 4 पार्ट में डिवाइड होगा। देखो 0 to 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर्स। मतलब मैं नोट्स में तुमको दिखाता हूं, देखो यहां बीच में फोटो बना करके, कि मान लो ये मेरा ट्रेड पेएबल का नोट्स है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 0-1 ईयर, 1-2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। यहां मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स 4 लाख, 17 लाख, नील नील। क्लियर? अब यहां टोटल करना तो टोटल कर दो, अगर अलग अलग ब्रेकअप है एमएसएमई फीवर का वो बाद में पढ़ोगे आप लोग, तो वो ब्रेकअप दे दो, अदरवाइज ये टोटल आ गया फिर आपका टोटल। यहां टोटल का एक कॉलम बना दिया 21 लाख। ये ब्रेकअप एजिंग शेड्यूल बोलते हैं इसको, कि भाई कितना पुराना क्रेडिटर है जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। अगर नया नया है तो 0-1 ईयर, 1 से 2 साल के पुराना है 1 से 2 ईयर, 2 से 3 साल के बीच का है मोर देन 3 ईयर्स का है। ये ब्रेकअप आपको ट्रेड पेएबल का देना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स हैं, बट सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आई एम डिस्कसिंग विथ यू नाउ, प्लीज चेक। अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉन करेंट असेट्स का। तो नॉन करेंट, करेंट असेट आप किसको बोलते हैं? वो जो 4 क्राइटेरिया वो तो डिस्कशन हो ही गया। अब आइए नॉन करेंट असेट में क्या क्या आइटम इंक्लूड करेंगे। हम लोग नॉन करेंट असेट में 5 आइटम इंक्लूड करते हैं, 5। 1 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। सेकेंड 1 इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड 1 इज डेफर्ड टैक्स असेट, अगर असेट ज्यादा है लाइबिलिटी का मैं डेफर्ड टैक्स में नेट करके। फोर्थ 1 इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिफ्थ 1 इज अदर नॉन करेंट असेट्स। अगर मैं यहां पे शॉर्ट में आपके लिए लिखूं तो पहला इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, दूसरा इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा इज डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, चौथा इज चौथा इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन अदर नॉन करेंट असेट्स। पिछले सारे मेरे जो प्रेजेंटेशन थे वो इसी तरह से किए हुए थे, सिर्फ ये नॉन करेंट असेट का प्रेजेंटेशन ऐसे सर्कल करके इन्होंने बना दिया चीजों को इंटरेस्टिंग लगाने के लिए। तो ये समझ लो वो 5 आइटम हैं नॉन करेंट असेट के अंदर में आएगा। अब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स है, पीपीई, फिक्स्ड असेट जिसको हम लोग कहते हैं, आप ऑलरेडी AS 10 और AS 26 पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट विच इज द फर्स्ट आइटम ऑफ नॉन करेंट असेट, इसको 4 सब आइटम में लाना पड़ेगा। पीपीई, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन में है, मशीन अगर बन रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है, कोई मूवी अगर बन रही है, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल असेट आपने सीखा है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, नो हाउ है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, ये सब ऑलरेडी आपके डिस्कशन में है। जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट का नोट्स बनाओगे
तो उसके अंदर हर आइटम का रिकॉन्सिलिएशन देना पड़ेगा, डिप्रीसिएशन का भी, और WDV कैसे निकला उसके लिए इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन है ये ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में और 26 में आप पढ़े हैं। नहीं पढ़े अभी मेरे सामने देख लो। मान लो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स बना रहे हो, मान लो बिल्डिंग है, तो ये जो 4 आइटम है ये ग्रॉस ब्लॉक यानी ओरिजिनल कॉस्ट का प्रेजेंटेशन है। ओपनिंग 40 लाख, नया परचेज किए 30 लाख, बेच दिए 10 लाख, बचा 60 लाख। ये ओरिजिनल कॉस्ट का ये ब्रेकअप देना पड़ेगा इफ द क्वेश्चन में डिटेल्स आर देयर। एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जी, और रियल लाइफ में दीज डिटेल्स हैव टू बी देयर। आप ये बोल नहीं सकते रियल लाइफ में कि ये डिटेल मेरे पास नहीं था। ये डिटेल आपको रखना ही पड़ेगा, ये डिटेल आपके पास रहेगा ही रहेगा। वैसे डिप्रीसिएशन का डिटेल, ओपनिंग 20, नया डिप्रीसिएशन 6, जो असेट बेच दिया उसका डिप्रीसिएशन 3 हट गया, नेट में 23। 60 माइनस 23 इज द WDV, दैट इज 37, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर 37। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको हर आइटम का, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फिर जितने इंटेंजिबल असेट है उसका, बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में WDV जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट का नोट्स ऑन अकाउंट्स कुछ इस तरह से बनने वाला है। सम्स में आप क्लास वर्क के सम्स में आप बना करके देखोगे, मैं भी 1-2 सम जब बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। आइए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? तो द आंसर इज इन्वेस्टमेंट। एज 13 में आप लोग पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट एक ऐसा असेट है जिसको हमने डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम और दाम बढ़ने वाला जिसको कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं, इसके लिए परचेस किया है। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, और जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट के रूप में यूज होने वाली रियल एस्टेट नहीं, जैसे मेरा क्लासरूम नहीं, क्योंकि उसको मैं पढ़ाने में यूज ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो अलग से रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंट पे मैंने लगा रखी है, दे आर माई इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरह के एसेट को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी। तो जब आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट्स बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, उसका नाम लिख के अमाउंट लिखना पड़ेगा। और क्या नोट्स में जहां नोट्स बनाओगे उसमें अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, उसका अगर मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट में अगर वो कोटेड है, शेयर डिबेंचर कुछ भी मार्केट में अगर वो कोटेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड को कोटेड बोलते हैं, तो उनका जो ईयर एंड का जो मार्केट वैल्यू है ना, एग्रीगेट करके दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 10 कंपनी के शेयर हैं एंड ऑल आर लिस्टेड कंपनीज, और मान लो आपने 20 करोड़ रुपए उसमें लगाया है, तो आप बैलेंस शीट में दिखाया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर 20 करोड़, लेकिन आज के दिन उसका मार्केट प्राइस 700 करोड़ रुपए है, तो नोट्स में बताना पड़ेगा। बैलेंस शीट में आप 700 करोड़ नहीं लिखोगे, बैलेंस शीट में आप 20 करोड़ रुपए लिखोगे, क्योंकि एज 13 बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, फाइन। लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया 20, यहां एक तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा, एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी कोटेड इन्वेस्टमेंट इज 700 करोड़। तो लोगों को पता तो चलेगा कि भाई इस कंपनी में मार्केट वैल्यू 700 करोड़ का है, भले इसने 20 करोड़ में खरीदा है। तो ये स्टोरी आया मेरा बच्चा नॉन करेंट असेट के डिस्कशन का। अब आइए करेंट असेट के बारे में। तो करेंट असेट के अंदर में देखो 6 आइटम, जैसे नॉन करेंट में 5 आइटम है, करेंट असेट के अंदर में 6 आइटम है। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट असेट। नाम देखिए एकदम ही सिंपल है। नॉन करेंट असेट में फिर भी थोड़े नए स्टाइल के नाम थे, करेंट असेट के नाम आर वेरी सिंपल। करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक जिसको बोलते हो, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जिसको बोलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट असेट्स। अदर्स को फिर से नहीं समझाएंगे, समझा दिए ऑलरेडी। अब इसको मैं एक बार शॉर्ट में बोलता हूं आपको। बैलेंस शीट को मैं बच्चों को 3, 4, 4, 5, 6 बोल के याद करवाता हूं कि बैलेंस शीट को याद करने का रूल है 3, 4, 4, 5, 6। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 4 आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लाइबिलिटी में 4 आइटम, वही तीनों जो नॉन करेंट में है, खाली ट्रेड पेएबल इन प्लेस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नॉन करेंट असेट में 5 आइटम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट। और करेंट असेट के अंदर में 6 आइटम, ये रहा वो 6। तो
सर इतना सीरियसली सब आइटम के बारे में क्यों बोल रहे हो? बिकॉज बैलेंस शीट का फिक्स्ड फॉर्मेट है, वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया, और इन सब के ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, किसी को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, जब आप अपना करेंट असेट बैलेंस शीट में लिखने जाओगे तो करेंट असेट हेडिंग में लिख दिए करेंट असेट्स, उसके नीचे में ये 6 नाम आ जाएंगे। ओके, फिर से बोल रहा हूं, 6 नाम के सामने 6 अमाउंट आ जाएगा। मान लो 100 करोड़ 100 करोड़ 100 100 100 100, टोटल 600 करोड़ आउटर कॉलम में। ओके, अब जब आप इन्वेंट्री का नोट्स बनाओगे, करंट इन्वेस्टमेंट का नोट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जैसा ही हो जाएगा, शेयर डिबेंचर बॉन्ड लिख करके। इन्वेंट्री का जब नोट्स बनाओगे तो बाइफर्केशन देना होगा, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कितना है, WIP का कितना है, फिनिश गुड्स का कितना है, स्टॉक इन ट्रेड का कितना है, और स्टोर्स एंड स्पेयर्स जिसको आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग में बोलते हो, उसका इन्वेंट्री कितना है, ब्रेकअप देना पड़ेगा। मान लो सबका इन्वेंट्री मिला करके किसी का 700 करोड़, किसी का 600, किसी का 500, सब मिला के मान लो 1900, तो ये नोट्स में 1900 दिखाना पड़ेगा। 1900 जब आप नोट्स में दिखा दोगे, वहां से यहां लाने में सीधा लिख देंगे 1900। यहां बैलेंस शीट के अंदर आपको ब्रेकअप नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट का जो नोट्स ऑन अकाउंट्स बनेगा उसमें ब्रेकअप दिखेगा। बैलेंस शीट में तो एक आइटम के सामने एक अमाउंट आएगा, इन्वेंट्री एक अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल एक अमाउंट, कैश एंड बैंक बैलेंस एक अमाउंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक अमाउंट, फिर टोटल 6 अमाउंट, 6 का टोटल एक अमाउंट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सो 13 नंबर इन्वेंट्री का डिस्कशन मैंने कंप्लीट किया। आइए मेरे 14 नंबर डिस्कशन में चलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंस में 2 अमाउंट आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो आपको AS3 में हम बता चुके हैं क्या क्या इसके अंदर लेना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 3 months विथ इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क, दोबारा नहीं बोलेंगे। अदर बैंक बैलेंस में यह ध्यान रखना है कि जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है, अगर 3 महीना से ज्यादा का लाइफ है और 12 महीना से कम का लाइफ है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट अगर 12 महीना से ज्यादा हुआ तो वो नॉन करेंट असेट बन जाएगा, 12 महीना से कम हुआ तो करेंट असेट रहेगा, तो करेंट असेट में उसको अदर बैंक बैलेंस बोल के एक जगह है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स माने कैश एंड बैंक बैलेंस नाम है, देखो यहाँ पे करेंट असेट के अंदर नाम है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस का जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे दे देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 600 लाख, अदर बैंक बैलेंस 30 लाख, टोटल 630 लाख। और अदर बैंक बैलेंस में खाली फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा 3 महीना से ज्यादा, 12 महीना से कम वाला। अब आप बोलेंगे सर अगर 3 महीना से कम वाला फिक्स्ड डिपॉजिट है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, वो तो AS3 में आपने पढ़ा होगा। और सर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट 12 महीना से ज्यादा का है तो वो तो नॉन करेंट असेट है, अदर नॉन करेंट असेट्स में दिखा देना। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स। 15, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बैंक का लोन है, लोन का इंटरेस्ट बकाया है, अदर करेंट लाइबिलिटीज में दिखाना है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, एक 20 साल का लोन है, 100 लाख का लोन है, 20 साल का लोन है, उसका एक इंस्टॉलमेंट 5 लाख का इसी साल के एंड में देना, माने ये साल खत्म हो गया तो इस साल का बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो अगले साल के अंदर अंदर 5 लाख चुकाना है, माने 95 लाख देर से चुकाना है, पर 5 लाख विद इन द नेक्स्ट ईयर चुकाना है। तो विद इन द नेक्स्ट ईयर तो ईयर एंड से 12 महीना के अंदर अंदर हो गया, तो करेंट लाइबिलिटी बन गया। तो शेड्यूल 3 कहता है कि अगर 100 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें से 5 लाख रुपया इज पेएबल विद इन द नेक्स्ट ईयर, तो उसका नाम होगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सर करना क्या है? कुछ नहीं, उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना है। सर लॉन्ग टर्म में लोन तो 95 लाख को लॉन्ग टर्म में दिखाना है, 5 लाख को शॉर्ट टर्म में दिखाना है, क्योंकि सच पूछो तो 5 लाख तो विद इन 1 ईयर पेएबल है ना। अब आइए डिविडेंड का डिस्कशन। डिविडेंड पेएबल आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसको डिविडेंड बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को करती है। तो क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपका जर्नल एंट्री होएगा सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का ही बैलेंस शीट का नाम है। P&L तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट आती है, इट गोज टू सरप्लस।
तो जर्नल एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, पे कर दिया तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मान लो ईयर एंड के पहले मैंने 40 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मैंने एंट्री मारा सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। तो मेरा बैलेंस शीट में जो नोट्स ऑन अकाउंट्स में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स बनेगा ना, वहां सरप्लस से हम 40 माइनस कर देंगे क्योंकि डिविडेंड इसी साल डिक्लेयर हो गया। और ये जो 40 लाख मेरा लायबिलिटी है जो मैं पे करूंगा, वो अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो देखो मैंने नोट्स में लिखा कि डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड, once it is declared this is the journal entry, once this journal entry is passed this dividend payable is shown under other current liability and this 40 का डेबिट सरप्लस रिजर्व सरप्लस के नोट्स में माइनस करके दिखाएंगे। मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखलाता हूं। अगर कस्टमर से एडवांस लेके रखे हैं जिस रेवेन्यू को अभी तक मैंने अर्न नहीं किया पर मेरे को मिल गया, अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर भी बोलते हैं, वो भी अदर करेंट लायबिलिटीज में आता है। तो ये सारा डिस्कशन मोर और लेस अदर करेंट लायबिलिटी का था, ये पूरा 15 नंबर पैराग्राफ। खाली इसके अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, अदर करेंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। याद रखना, पहले पुरानी बुक्स में कहीं कहीं इसको अदर करेंट लायबिलिटी में दिखाया गया होगा कि पहले वही रूल था। अभी शेड्यूल 3 जब चेंज हुआ तो उन्होंने बोला कि करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अदर करेंट लायबिलिटी में नहीं दिखा के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा। नाउ पैरा 16, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। इन द बैलेंस शीट वी जस्ट राइट ए सिंगल अमाउंट अगेंस्ट वन आइटम, ऑल अदर डिटेल्स विल बी गिवन इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। ओके, अब आज जो मैं शेड्यूल 3 की क्लास ले रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट डिस्कशन, इसको मैं पार्ट 1 बोलूंगा, बाकी डिस्कशन पार्ट 2 पार्ट 3 में करेंगे। आज का लास्ट डिस्कशन, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का नाम सुना होगा, कंपनी फॉर्मेशन का एक्सपेंस। आपने ये भी सुना होगा अगर कंपनी बनाने में 2 लाख रुपया लगा तो उसको उसी साल के P&L में डाल देना पड़ता है, सेम ईयर के P&L में राइट ऑफ कर देना पड़ता है। मतलब 2 जर्नल एंट्री, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, P&L टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख, खत्म, दी एंड। वो जिंदा नहीं रहता। पर अगर कोई कंपनी गलती से इसको राइट ऑफ नहीं किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू बैंक तो लिख दिया पर पीएल में नहीं डाला, तो 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में चला जाएगा, जाएगा ना बैलेंस शीट में, मैंने ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, वहां से फिर बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में मत दिखाना क्योंकि वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो सर क्या करेंगे, क्या नया पीएल अकाउंट बनाएंगे? आंसर इज पीएल तो वो लोग बना दिया, राइट ऑफ नहीं किया है। सर अगर मेरे हाथ में पीएल अकाउंट बनाना है तो तब तो तुम राइट ऑफ कर देना, एक्सपेंस में डाल के खत्म कर देना। पर मान लो पीएल बना चुका है वो लोग और पीएल में वो लोग अभी तक डेबिट नहीं किया है, तो क्या करें? बैलेंस शीट में जो रिजर्व सरप्लस बनाएंगे ना, वहां जो सरप्लस रहेगा ना, वहां से डिडक्शन करके दिखा देना। देख मैंने क्या लिख के दिया, मैंने लिखा इफ देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वी नो दैट दे आर रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। If by mistake it is appearing in the trial balance and PL is already prepared, माने आपने राइट ऑफ नहीं किया, PL बन गया, then we will show it by way of deduction from the surplus under reserves and surplus। तो बच्चों आज का डिस्कशन यहीं तक। फॉर रिमेनिंग डिस्कशन एंड सम्स वगैरह शेड्यूल 3 कंपनी बैलेंस शीट का नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।